वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं एंड आज हम एक स्पेशल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो है महाभारत बी.आर. चोपड़ा, जो कि बेसिकली काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर सजेशंस दी थी, तो हम इस पर रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं महाभारत भाई इसमें हमें एक्चुअली क्या देखने को मिलता है। और काफ़ी लोग बी.आर. चोपड़ा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सजेशंस दे रहे थे, तो हम इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें जानने को मिलता है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे ये सीरीज तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है। क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और शिव जी की पिक्चर लगाई हुई है ना, भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। वो कैसे है? इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की जय। 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 भारत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तक फैला दी थी और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। अच्छा, इस वजह से कहलाया। भारत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म है। जीवन का मतलब क्योंकि कुरुक्षेत्र कर्म है, वास्तव में धर्म क्षेत्र है। महाराज की जय हो। आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैल चुकी हैं। आर्यावर्त भारतवर्ष कहलाने लगा। महाराज, समय आ गया है कि आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महामंत्री, ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में की।
युद्ध से लौटा हूं, सोचा महर्षि कर्ण के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं, नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूँ, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने अच्छा, मेरी ओर से भी उनके चरण छोड़े थे। और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूल शकुंतला। अवश्य माते, अवश्य। आज्ञा है। चिरंजीवी भव। अच्छा, इन्होंने उनको पाला है, शकुंतला। आओ शकुंतला पुत्र। प्रणाम महर्षि। आशीष, शकुंतला कैसी है वत्स? अच्छा, इनको याद है। स्वस्थ है ऋषिवर। उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु ये कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता 9 पुत्रों का। परंतु युवराज किसे बनाओ ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भारत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिरंजीवी भव। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है, और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है। जो सब इंतजार कर रहे ये हैं। है महाभारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना। सावधान! 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 धर्म संरक्षा, प्रजा पालक, न्यायमूर्ति, हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। प्रणाम। अच्छा, ये भी अपने 9 बेटों में से एक को बिठाएंगे। महामंत्री, जो पहले भी इस तरह का ही सिस्टम हुआ करता था, मंत्री का, और जैसे खत पढ़ते मैं थे। दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने शूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यावर्त की सीमा की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। और मैं आभारी हूं हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए, जिनमें से कुछ हमारे साथ लौट नहीं पाए। मैं उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और आज इस राज सिंहासन से ये घोषणा करता हूं कि कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना, और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता।
इसलिए मैं भारद्वाज भुमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूं। असल यहाँ से शुरू हुई है कहानी। प्रणाम माते। चिरंजीवी हो। माते, आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ सारी बातें। नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते जो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं। ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं। न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते। और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु भारत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो होता है एंड, और बेसिकली इसमें जो पार्ट 1 है उसमें हमने देखा कि जो भारत है बेसिकली माता शकुंतला जो है उनकी बेसिकली जो बेटे होते हैं वो युद्ध से लड़कर आते हैं, और महाभारत का बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि एक मतलब फैसला लेना, ऐसा फैसला लेना जो कि अपनी भारत के लिए सही हो। तो उस फैसले को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया भारत ने जब वो युद्ध से लौट कर आए, और उन्होंने उस टाइम पर फैसला लिया कि मैं इस जगह पर कुर्सी पर किसको बिठाऊं, मतलब अपनी जगह पर अब किसको बिठाया जाए। तो उन्होंने, उनके 9 बेटे थे। अब 9 बेटों में से मुझे लगता है कि ये 9 बेटे जो हैं ये पांडु थे, मतलब इनको शायद ये पांडु हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है पांडु शायद हैं। तो खैर मुझे नहीं क्लियर पता, क्योंकि आगे हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पांडु हैं जो 9 बेटे हैं। और खैर इनका क्या होता है कि उनको, उनमें से किसी को भी कुर्सी पे नहीं रखा जाता। उनको वो मतलब कि वो जो मतलब कि एक पिता होता है ना, पिता अपने बेटे को देता है जगह, तो उनको नहीं दी गई। तो यहाँ से यही पता चलता है कि एक सही फैसला लेना और अपनी कंट्री के लिए अपनी जो आपका एक सीट है उसको सही
हाथों में देना। जैसे गवर्नमेंट है उसको हम एक सही हाथों में देते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो उनको हम सिलेक्ट करते हैं कि कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो जो हमारे सारे सिस्टम को सेट कर सके। सेम वैसे ही जनता के लिए महाभारत में जो भारत है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटों में से किसी को इस काबिल नहीं समझा कि वो इस कुर्सी को संभाल सकेंगे या फिर ये सारा सिस्टम संभाल सकेंगे, तो उन्होंने अभिमन्यु मेरे ख्याल से उनको जो है आगे कुर्सी कर देने का फैसला किया, जिसपे माता शकुंतला जो है वो गुस्सा कर जाती हैं और वो परेशान हो जाती है कि कैसे बाप हैं और जो अपने बेटे को जो है वो अपने बेटों को इस लायक नहीं समझा, उनसे हक छीन के वो किसी और को दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और सामने जो मुझे अच्छी लगी और वो ये है कि उन्होंने जो कहा कि भरत जी ने कहा कि बेसिकली मेरे लिए ये सिर्फ मेरे ये 5-9 बेटे नहीं है, मेरे लिए पूरा जो समाज है जो मेरे पास है वो सब मेरे लिए एक बराबर हैं। तो अगर मैंने उनको उनमें से किसी को मौका अगर दे रहा हूँ तो ये भी एक मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ये एक जबरदस्त सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें एक हक की बात होने वाली है, सच की बात होने वाली है और मुझे लगता है कि यहीं से ही जो है वो महाभारत का युद्ध जो है ना उसके लिए स्टार्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ से बात पता चलती है कि ये जो कुर्सी है इस कुर्सी को बेसिकली हसीनापुर की जो कुर्सी है उसको वहां पे जो हुकूमत है उसको उसकी वजह से जो है ये लड़ाई होती है, भेदभाव शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मामला जो है वो आने वाले वक्त में और मजीद हमें देखने को मिलेंगे। खैर मजीद आगे देखेंगे। वीडियो के एंड में यही कहूंगी कि गाइज ये वीडियो जिस तरह से बनाई गई है, इसकी मेकिंग है बहुत जबरदस्त तरीके से मेकिंग की गई है। इसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, कैरेक्टर्स जो हैं अब तक जो हमने सीरीज में अभी तक देखे हैं, तो आई थिंक ये बहुत जबरदस्त और नेचुरल है और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही शो कराने की कोशिश की गई है जैसे कि एक्चुअली रियल में हुआ था। तो खैर गाइज आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में देखकर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी ओरिजिनल वीडियो भी आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, सो वहां से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड हम आगे भी कंटिन्यूसली वीडियोस वॉच करते रहेंगे। सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।